नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। आज के सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं और कैसे उनको डील करना है। आज के सेशन में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है। तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। यहाँ पर कहा गया है कि नियोजन का उद्देश्य नहीं है, तो नहीं है। नियोजन का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि कतई नहीं होता, कभी भी नहीं होता। बाकी औद्योगिक वृद्धि, आत्मनिर्भरता, रोजगार, अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में ये लक्ष्य रखा गया था। बाकी अगर आपसे ये पूछा जाए, कभी प्रश्न आ जाए कि इसका उद्देश्य है, तो इसका मतलब है निर्धनता। निर्धनता के साथ साथ बेरोजगारी को दूर करना, औद्योगिक विकास, आत्मनिर्भरता, रोजगार का सृजन इत्यादि चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो इसका सही आंसर आपका होगा, इसमें इस प्रश्न के हिसाब से सही आंसर होगा जनसंख्या वृद्धि, जो नियोजन का उद्देश्य नहीं है। चलिए, इसमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, पंचवर्षीय योजनाओं से हालांकि योजना आयोग ख़त्म हो चुका है, अब उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बावजूद बीपीएससी में लगातार इससे संबंधित प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए इसको करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। हालांकि अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अब ये 2015 में जब नीति आयोग बना उसके बाद ये अप्रासंगिक हो गया है। हालांकि मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इसकी उपयोगिता क्या रही है, किन किन क्षेत्रों में हमने क्या इसके माध्यम से उपलब्धियां हासिल की हैं। तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है, तो इसमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। नीति आयोग के सचिव, और बी कह रहा है योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि ये कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सही होगा यहाँ पर आपका ई आंसर सही होगा। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इससे संबंधित प्रश्न है, उस प्रश्न को देखेंगे, बाकी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अंतिम अनुमोदन दिया जाता था और इसकी स्थापना 1952 में किया गया था, 6 अगस्त 1952 में किया गया था। इसके कार्यों के बारे में पूछा जा सकता है। हालांकि योजना आयोग के साथ ही नीति आयोग जब स्थापित हुआ, नीति आयोग जब बना, तो नीति आयोग के बनने के बाद उसकी गवर्निंग काउंसिल खुद की है। अंतिम अनुमोदन, जो योजनाएं थी उन योजनाओं को अंतिम अनुमोदन देने का कार्य यही राष्ट्रीय विकास परिषद करता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा किया जाता था। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि कौन सा आपका सही होगा। संसद होगा नहीं, योजना आयोग होगा नहीं, योजना मंत्रालय होगा नहीं, सही आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है। तो स्वीकृति प्रदान करता है राष्ट्रपति तो है नहीं, योजना आयोग है नहीं, योजना आयोग अंतिम अनुमोदन नहीं करता था। मैंने पहले भी बताया कि राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अंतिम अनुमोदन प्रदान किया जाता था। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अगले प्रश्न की तरफ चले, और उससे संबंधित जो बातें थी मैंने आपको बता ही दिया। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे। विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, साहित्य। तो डेवलपमेंट, अच्छा देखेंगे तो इसका हिंदी में विकास लिखा था और इंग्लिश में ग्रोथ लिखा था। तो ये हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन की समस्या होती है, तो यहाँ पर ये भी शामिल है। पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य में हमें ग्रोथ भी करना था और आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता भी इसमें शामिल है, साहित्य इसमें शामिल नहीं था। तो 1, 2 और 3, और जिसमें ये होगा 1, 2 और 3, ये आपका सही होगा। तो यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 ये नहीं दे रहा है, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कहेंगे डी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, 1, 2, 3। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखें। भारत में मध्य अर्धशतक, ठीक है, अपनाए गए महान लोबिस प्लान या मॉडल का उद्देश्य है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि महान लोबिस मॉडल की बात कर रहा है। तो 1951 से लेकर के 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना, उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961 तक। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो महान लोबिस मॉडल पर आधारित थी, तो ये कह रहा है कि मध्य अर्धशतक, तो अर्धशतक आप लोगों को शतक पता है 100, और मध्य अर्धशतक की बात कर रहा है। तो यहाँ पर मजबूत रक्षा उद्योग
आधार बनाना, भारी उद्योगों की स्थापना, जो पूंजी सघन थे, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकना, कम समय के अंदर बेरोजगारी को हटाना, तो ये सभी क्या हो सकते हैं क्या? ये सभी नहीं थे, यानी कि ये इसमें सही नहीं था। तो स्वाभाविक सी बात है, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो महालनोबिस मॉडल था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना, अगर ऐसे भी नहीं याद है कि महालनोबिस मॉडल क्या था, तो आप द्वितीय पंचवर्षीय योजना यदि जानते हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना, उन योजनाओं के मॉडल को जानते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका है भारी उद्योगों की स्थापना। भारी उद्योगों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था और प्रशांत चंद्र महालनोबिस उनका पूरा नाम था। तो कई बार ये नाम भी पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो पीसी महालनोबिस, स्वाभाविक सी बात है, अभी हमने चर्चा किया। तो प्रश्न रिपीट हुए हैं, प्रश्नों को ध्यान में रख करके अगर आप PYQ करते हैं, जो हम लोग अभी कर रहे हैं, PYQ लगातार करेंगे तो बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको मिल जाएंगे। हो सकता है कि उन प्रश्नों को रिपीट किया जाए, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। फिलहाल दूसरी पंचवर्षीय योजना के रूपरेखा पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया। अगले प्रश्न को देखें, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो यहाँ पर देखिए 1962 से लेकर के 65 तक कह रहा है, 1966 से लेकर के 69 तक, 1969 से लेकर के 72 और 72 से लेकर के 75 तक। तो आप लोगों को याद है 1951 से लेकर के 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी, और फिर इसके बाद 1956 से लेकर के 1961 दूसरी पंचवर्षीय योजना, और 61 से लेकर के 1961 से लेकर के 1966 तक होगा। और अगर आप लोगों को याद हो तो 1962 में हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध, चीन के साथ युद्ध हुआ, माफ़ करिए, 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, और चीन के बाद 1965 की बात है, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, और फिर 1971 पुनः पाकिस्तान के साथ पूर्णकालिक युद्ध हुआ। ये जो दो युद्ध थे, इस पर हमारा खर्च अधिक हुआ। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये 65 जो 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है, और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप हमारा राजकोषीय व्यय अधिक हो गया, हमारे राजकोष पर प्रभाव अधिक पड़ा, और इसके साथ साथ सूखे की समस्या थी। और इन सभी समस्याओं के कारण 1966 से लेकर के 1969 तक 3 वर्ष योजना अवकाश रहा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? यह योजना अवकाश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? ये कह रहा है सत्य नहीं है। तो अगर आप लोग पहले वाली प्रश्न, इससे जस्ट पहले की व्याख्या मैंने जो दिया, उसके आधार पर आप काउंट करेंगे, वर्ष आप लोगों को पता है तो आसानी से हल कर लेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर कहा गया कि सत्य नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये भी बिल्कुल सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर कहा गया है 66 से लेकर के 71 तक, और मैंने आपसे कहा 1966 से लेकर के 1969 तक ये योजना अवकाश है। ठीक है, तो ये वाला सही नहीं है, बाकी सही है। तो अगर सही की बात करें तो आप इसमें इस प्रश्न के हिसाब से डी आंसर चूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था? तो स्वाभाविक सी बात है, पहली पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है, पहली पंचवर्षीय योजना में। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न थोड़ा सा टफ होगा, इसको हल करेंगे अगर आप लोगों को याद होगा, वर्ष याद होगा और उसके टारगेट्स याद होंगे तो आसानी से कर लेंगे। तो बताइए, पहली पंचवर्षीय योजना, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये पूछा गया है कि सही चुने, तो सही चुने। ये कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना, कृषि पर हमने बल दिया था, तो यहीं से बातें सारी बातें सिद्ध हो जाती हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है। बाकी सभी इसमें गलत हैं,
ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। लेकिन आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन सा लक्ष्य रखा गया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने जो कृषि पर जोर दिया, कृषि पर जोर देने के साथ साथ हमने स्थिरता की भी बात की थी। और जो यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना को देख लीजिए, उसमें कहा गया था कि आत्मनिर्भरता को प्राप्त करेंगे। उसके साथ ठीक उसी तरह से यहाँ पर कहा गया चौथी पंचवर्षीय योजना, तो स्वाभाविक सी बात है चौथी पंचवर्षीय योजना गाडगिल फार्मूले पर आधारित थी और स्थिरता के साथ विकास की बात कही गई थी, तीव्र विकास की बात कही गई थी। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो 5 या 5th कह लीजिए, ये गरीबी हटाओ से संबंधित था। और इस आधार पर देखेंगे तो आपका पहला जो कृषि से संबंधित था, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर फोकस किया गया था, ये ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हालांकि पहले एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम इसमें जोड़ा गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1976 में 20 क्षेत्रों में लागू किया गया था, उसके बाद 20 जिलों में लागू किया गया था। उसके बाद 1980 की बात है, 1980, और ये चूँकि कह रहा है कि छठवीं पंचवर्षीय योजना, तो 80 से 85, तो 1980 में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया था। इसीलिए एकीकृत ग्रामीण विकास इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें और उसी से संबंधित है IRDP। ठीक है, IRDP का मुख्य उद्देश्य है निर्यात संवर्धन, बिल्कुल नहीं। राजकोषीय प्रबंधन, बिल्कुल नहीं। और ये कह रहा है बैंकिंग सुधार, बिल्कुल नहीं। ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण से संबंधित था, तो आप लोगों ने पहले भी देख लिया है कि सही आंसर इसका कौन सा है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपसे पहले ही बताया, इसका फुल फॉर्म यदि आप लोगों को याद है आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है। अब ये आप लोगों को बताना है कि इसमें से पंचम, प्रथम, तृतीय, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बाकी मैं बता दूं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसकी अवधि आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तब तक के लिए नमस्कार, अगले सेशन में मुलाकात होगी।